देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक दिग्गजों के भाग्य का हो रहा फैसला। दूसरे चरण के मतदान में दिग्गजों ने डाले वोट। नेता से लेकर क्रिकेटर तक, एक्टर से लेकर संत तक ने किया मतदान। पहले मतदान फिर जलपान का संदेश। अमरोहा में बोट में अंदर फोन ले जाने को लेकर हंगामा। कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिसकर्मी में नोकझोंक। तो वहीं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र में हुआ मतदान का बहिष्कार। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की मांग की खारिज। आज बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का मेगा रोड शो। प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। शाम 5 बजे से शुरू होगा रोड शो। शादी में सिलेंडर ब्लास्ट। एक ही परिवार की 6 की मौत। दरभंगा में बारातियों की आतिशबाजी से शामियाने में लगी आग। रसोई तक पहुंची चिंगारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। और आज जो दूसरे चरण का मतदान यानी कि 2024 का चुनावी माहौल है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान जारी है और 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और एक बार आपको बता दें कि 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। कितने प्रतिशत मतदान हुआ यूपी में 11 बजे तक आपको बता दें तो अमरोहा में 11 बजे तक का जो प्रतिशत है वो 28.45% वोटिंग हुई है। मेरठ में 11 बजे तक 25.67% वोटिंग हुई। बागपत में 11 बजे तक 22.74% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 11 बजे तक जो 23.19% मतदान हुआ, यानी कि नोएडा में 11 बजे तक का जो प्रतिशत सामने आ रहा है 24.26% मतदान। बुलंदशहर में 23.43% मतदान 11 बजे तक हुआ है। अलीगढ़ में 11 बजे तक 24.42% मतदान हुआ है। मथुरा जो कि बेहद अहम सीट 23.07% मतदान यहां पर 11 बजे तक हुआ। नोएडा में भी समथिंग ऐसे ही हुआ। बुलंदशहर में 11 बजे तक 23.43% मतदान 11 बजे तक हुआ है। तो यूपी में 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। अगर पहले चरण का जिक्र किया जाए तो पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान हुआ, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बेहद अहम सीटें भी रही, लेकिन अक्सर देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था। और आज मध्य प्रदेश में भी चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, यानी कि मतदान की प्रक्रिया जारी है। 11 बजे तक का जो मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो मतदान प्रतिशत जो सामने आ रहा है, होशंगाबाद में 32.40% मतदान हुआ है 11 बजे तक। खजुराहो में 28.61% मतदान हुआ है। 28.14% खजुराहो में 11 बजे तक वोटिंग हुई। रीवा में 24.46% मतदान हुआ है। तो सतना में 30.32%, टीकमगढ़ में 26.96% वोटिंग हुई है 11 बजे तक। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 11 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। दमोह में 26.84% मतदान हुआ है। तो होशंगाबाद में 32.46%, खजुराहो में 28.14% मतदान 11 बजे तक संपन्न हुआ। हालांकि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 6 बजे तक का मतदान होना है। दूसरे चरण का मतदान सतना में 30.32% मतदान हुआ है 11 बजे तक। तो हालांकि बता दें मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो फिलहाल
कम देखने को मिल रहा है। तो आज 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पहले फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी। और आपको बता दें फिलहाल लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट का आपको बताएं बसपा प्रत्याशी के निधन की वजह से इस सीट पर अब तक 7 मई को अब चुनाव होंगे और 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को यानी कि 50 और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्हें 8 सीटें उन्होंने जीती थी। आप ये देख भी पा रहे हैं जो मतदाताओं की संख्या है, प्रत्याशियों की माफ कीजिएगा संख्या जो सामने आ रही है कुल 1198 प्रत्याशी और पुरुष प्रत्याशियों की संख्या है 1097। महिला प्रत्याशी की जो संख्या है वो 100 है। ट्रांसजेंडर की 1। तो लगातार ये प्रत्याशियों की संख्या भी सामने आ रही है। दूसरे चरण के जो वीआईपी चेहरे हैं उनका जिक्र करते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में हैं। शशि थरूर और तिरुवनंतपुरम से हैं। कांग्रेस के भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर से बीजेपी की हेमा मालिनी मथुरा से हैं चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। अरुण गोविल मेरठ और हापुड़ से बीजेपी के पप्पू यादव पूर्णिया निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये आपको बता दें दूसरे चरण के ये वो वीआईपी चेहरे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो यूपी में दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर आज थमेगा प्रचार। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, इन सीटों पर कांटे की टक्कर। क्योंकि लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं, क्योंकि दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज किस जिले में किसके बीच टक्कर है वो आपको दिखाते हैं कि अमरोहा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंवर सिंह तंवर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी से दानिश अलिया चुनावी मैदान में हैं और बसपा से मुजाहिदीन हुसैन चुनावी मैदान में हैं। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट में देखने को मिल रहा है। और मेरठ अगर लोकसभा सीट का जिक्र किया जाए तो मेरठ लोकसभा सीट में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें अरुण गोविल जो हैं बीजेपी से और सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी से, देवव्रत त्यागी बहुजन समाजवादी पार्टी से। मथुरा सीट बेहद अहम। आपको बता दें बागपत लोकसभा सीट का पहले जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर राजकुमार सांगवान आरएलडी से, अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी से और प्रवीण बंसल जो हैं वो बसपा से हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस बार क्या जन समर्थन किसके खाते में जाता है, क्योंकि आज मतदाता जो है वो इन प्रत्याशियों का भाग्य विधाता बनेगा। गाजियाबाद लोकसभा सीट का अगर जिक्र करें तो इस सीट पर अतुल गर्ग हैं बीजेपी से और डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी से। ठाकुर आनंद किशोर हैं पुंढेरा जो बसपा से हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी सपा बसपा बुलंदशहर का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर जातीय समीकरण भी काफ़ी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी कोशिशें की गई हैं। तो देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। आज केरल में सभी 20 सीटों और कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर और मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5 सीटों पर और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आम लोगों के साथ खास भी मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्गजों के चेहरे की बात की जाए तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पूरे परिवार के साथ जोधपुर में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया और वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बेंगलुरु में पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और केसी वेणुगोपाल ने भी केरल में आलापुझा और बीजेपी के राजस्थान प्रदेश में सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में अपने बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंची।
छत्तीसगढ़ में भी नरसिंहपुर में वोट किया चोट। फिलहाल किशोर आ जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव जारी है और इस दौरान 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के जो दिग्गज नेता हैं, अभिनेता, क्रिकेट और संत भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी लेने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने केरल में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इंफोसिस का हिस्सा रहे उन्हें पद्मश्री कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मोहनदास पै ने बेंगलुरु में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये एक मैसेज जाता है उन तमाम मतदाताओं को जो फिलहाल अपने मताधिकार का यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी नहीं निभाते। तो इंफोसिस फाउंडेशन के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने बेंगलुरु में मतदान किया और पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु और साउथ के एक्टर प्रकाश राज ने भी बेंगलुरु में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। श्रेया विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी ने भी केरल में उडुपी में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बूथ स्थल तक ये तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बड़े चेहरों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी ली और आपको बता दें सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है और इस दौरान नामी चेहरों ने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने हसन जिले में अपने बूथ पर जाकर वोट डाला और त्रिवेंद्रम में पूर्व रक्षा मंत्री ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे हुए थे। राजस्थान के अगर कोटा का जिक्र करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने बूथ पर जाकर वोट डाला। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एमपी के खजुराहो में अपने गांव गाढ़ा में बूथ पर जाकर वोट डाला। तो लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण और दूसरे उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें आज मतदान हो रहा है। मणिपुर समेत जो 13 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें दूसरे चरण का मतदान लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल दूसरे चरण का मतदान जारी है और आज देखा जाए तो नामांकन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जो महापर्व है लोकतंत्र का, उस पर्व का आज दूसरा चरण है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार इस चरण में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और लोकसभा में चुनाव होने हैं लोकसभा में, और इसके साथ ही साथ जो है एक विधानसभा है जहां पे आज जो है पर्चा जो है दाखिल किया जा रहा है। तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव है, अमरोहा है, प्रताप मेरठ है, इन सब जगहों पर चुनाव जहाँ हो रहा है वहाँ वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अब तक जो है 24% कुछ पहुँच चुका है। यानी 11 बजे तक जो मतदान है वो पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां पर आज देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर जो है मतदान प्रतिशत काफी कम गया है, जो पिछले प्रथम चरण में देखने को मिला था। अगर हम बात करते हैं तो अमरोहा में 28.45% तक मतदान हुआ है अब तक जो है, और मेरठ की अगर बात करते हैं तो 25.67% मतदान हुआ है। बागपत की बात करते हैं तो 22.24 हुआ है। इसके साथ गाजियाबाद में 23
22.19 हुआ है। नोएडा में वहीं बात करें तो 24 पॉइंट हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि सबसे कम जो है मथुरा में अब तक जो है मतदान देखने को मिला है, जहां पर 24.7% मतदान हुआ है, यानी कि 23.7% मतदान हुआ है, जो कि सबसे कम आंका जा रहा है। तो ये इसके साथ ही साथ में बागपत में भी सबसे कम है, क्योंकि वहां 22.74% जो है वो हुआ है, मतदान हुआ है। तो ये भी माना जा रहा है कि वहां पर सबसे कम मतदान जो है देखने को मिला है। लेकिन साफ तौर पे अमरोहा में इस बार वोटिंग परसेंटेज ठीक रहा है अब तक 11 बजे तक, लेकिन आगे अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन खास बात यह है कि बहुत से ऐसे जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर आज मतदान जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये भी एक कयास लगाई जा रही है कि क्या इसको लेकर के भी अब जो है सरकारें या ये कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं वो क्या अपील करेंगी, या फिर निर्वाचन आयोग भी इस पे जो है सख्ती के साथ प्रचार प्रसार करेगा कि लोग जो है घरों से निकलें और अपना वोट परसेंटेज बढ़ने के प्रयास करें। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो लगातार अब पार्टियां भी अपील कर रही हैं और कि लोग जो है अपने घरों से निकलें और वोटिंग परसेंटेज बूथ तक जाएं, वहां पर वोट अपना करें। तो कहीं ना कहीं जो परसेंटेज कम आ रहा है इसमें तमाम चीजें की कमियां हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बार साइलेंट वोटर बन के रूप में उभर रहे हैं, जो कि घरों से निकल रहे हैं और फिर अपने वोट डाल रहे हैं। तो बहुत लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये राजनेताओं को और प्रत्याशियों को यह भी टटोलने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि मतदाता बूथ स्थल तक नहीं पहुंच पा रहा है, और एक मैसेज भी, क्योंकि वो तमाम बड़े दिग्गज जो हैं बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं, अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक मैसेज भी जाता है उन तमाम मतदाताओं को, क्योंकि ये एक देश की दशा और दिशा को भी तय करने वाला लोकतंत्र का महापर्व है, और इसमें कैसे हिस्सेदारी लेना कितना जरूरी हो जाता है हर एक शख्स के लिए, ये समझना भी जरूरी। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, और यहां पर तमाम दिग्गजों की जो साख है वो दांव में लगी हुई है, और लगातार हर एक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भरपूर कोशिश भी की गई है। अगले चरण के मतदान को लेकर देखा जाए तो अब जोर आजमाइश भी शुरू हो चुकी है। अगर तीसरे चरण के मतदान को लेकर जिक्र किया जाए, और आज नामांकन यानी कि पर्चा दाखिल किया जा रहा है, अगर लखनऊ का जिक्र करें, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जन समर्थन के शोर जाएगा, क्योंकि उन तमाम दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। पुष्पेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्णा पंडित हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जफर नकवी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद राय हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जफर नकवी से कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से। जफर नकवी जी, क्या लग रहा है आज उत्तर प्रदेश के यानी कि दूसरे चरण का मतदान, 8 लोकसभा 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्या कुछ देख पा रहे हैं और क्या लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व के द्वितीय चरण में भी जिस प्रकार से प्रथम चरण में भी इसी चैनल पे हमने बैठ के बताया था कि लोगों ने केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारते हुए तमाम जनमानस जिनको देश हित की, समाज हित की, राष्ट्र हित की जिनको बात करनी है, और तमाम उन सोचों से अलग होना है जिन्होंने देश विरोधी विध्वंसकारी सोचों के साथ देश को अपने ओर अग्रसित करने का प्रयास किया था, उन तमाम सोचों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव निशान पर अपना बहुमूल्य वोट देकर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं भारतीय जनता पार्टी की नियत एवं नीति पर विश्वास करते हुए अपना बहुमूल्य मतदान कर रही है। और जिस प्रकार से प्रथम चरण में कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर इश्यूज थे कि अवेयरनेस इश्यूज थे, वो पिछली हमने पहले भी बताया था, विपक्षी दल वाले बेचारे अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, अपने लोगों को नहीं बता पाए, लेकिन इस बार वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश वैसे ही नाकाम होनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का तमाम कार्यकर्ता ये भी सोचना होगा जफर जी कि अभी मथुरा का 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, काफी देखा जाए तो कम है ये वोटिंग परसेंटेज, और कई जगहों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने वोटर्स के साथ समागम बनाए हुए है, पूरा सामंजस्य बना हुआ है। हमारे वोटर्स पहुंच रहे हैं। अब जिनके नहीं पहुंच रहे, चिंता तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि हम तो 14 से बताते आ रहे हैं कि हमारा वोटर भी है, देश हित की सोच के साथ भी लोग हैं, और तमाम वो लोग जिनके दिल और दिमाग में राष्ट्र हित है, देश हित है, समाज हित है, देश का सर्वांगीण विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर चुके हैं। और जो लोग बचे हैं वो भी कर देंगे। बाकी सोचे तो वो लोग जिनको हम लगातार 14 के बाद बताते हैं, भाई साहब आपको अब पिछली जो है पंक्ति में बैठना है, सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही सत्ता आपके हाथ में आएगी, आप कभी शरीयत के कानून की बात करेंगे, कभी अलगाववाद की बात करेंगे, कभी माओवादियों की बात करेंगे। तो इन तमाम चीजों से बचने का केवल और केवल एक रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सत्ता की पुनरावृत्ति करके देश को सुरक्षित हाथों में रखा जाए। ठीक है, आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से। आनंद राय जी, इस बार क्या लगता है विपक्षी गठबंधन की जो कोशिशें हैं वो कारगर सिद्ध हो पाएंगी? चाहे अमरोहा अगर सीट का यहाँ जिक्र किया जाए तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है समाजवादी या विपक्षी गठबंधन के लिए। नमस्कार सभी को। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें पानीपत, मेरठ, बुलंदशहर। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर इस बार जीतने जा रही है। ये लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। वो जो भी वोटर हैं वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं, वो इतने विचलित हैं। आनंद राय जी, किन किन सीटों पर जीत पक्की होती हुई नजर आ रही है, अगर आज दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए? जी जी, जिस सभी सीटों पर जीत दर्ज होगी समाजवादी पार्टी की। लेकिन ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के महापर्व पे कि लोग वोट देने निकल नहीं रहे हैं। ये देश में बैठे सत्ताधारी दल, इनको इस पे विचार करना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी इस पे विचार करना चाहिए कि देश का युवा वोट डाले नहीं निकल रहा, वो बेरोजगारी से परेशान है, वो महंगाई से परेशान है, वो अपनी चीजों में परेशान है। महंगाई तो ऐसी है, 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया गया। देश से अच्छे दिन लाने वाले थे, 35 का पेट्रोल देने वाले 100 पार कर दिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने कौन से मुद्दे पे आज खड़ी है और कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी अभी तक नौजवानों को, बेरोजगारों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल छल करने का काम किया है। देश की जनता इस बार जवाब देने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, जीत का दावा विपक्षी दल भी करते हुए नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष भी, लेकिन ये जन समर्थन और ये जीत किसे हासिल होगी उसके लिए थोड़ा सा 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दूसरे चरण का मतदान है और दूसरे चरण के मतदान में अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त हो जाना मुझे लगता है नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल। और भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। 2019 का अगर जिक्र किया जाए पुष्पेंद्र जी, तो 88 में से 52 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। फिलहाल अब दूसरे चरण का रण जो है वो उसकी शुरुआत है, मतदान की प्रक्रिया शुरू है। क्या भाप पा रहे हैं, क्या राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है? बिल्कुल आपने सही कहा, मुकाबला बेहद दिलचस्प है, रोचक है। और जैसे आपने कहा कि पिछली बार अगर 2019 के दिनों में याद करते हैं तो उस समय एक अलग तरह का तूफान सा था, पुलवामा और स्ट्राइक को लेकर सबको एक उसकी छाया में दूसरी भी चीजें थी, तो बड़ा एक जोश था। इस बार वो उत्साह नहीं है, और मेरे ख्याल से ये मैं नहीं, बड़े बड़े जो बड़े ऐसे आलोचक या कई समर्थक भी माने जाते हैं, जर्नलिस्ट भी, वो भी इसे कहने में गुरेज नहीं कर रहे कि कोई लहर नहीं है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1 हफ्ता पहले पिछले चरण के चुनाव में और इस चरण के चुनाव में क्या अंतर दिखाई देता है। देखिए, जो वो चरण था वो विपक्ष ने उसमें दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी के जो पेशानी पे
चिंता की लकीरें आ गई। उसके बाद उन्होंने कमर कसी और ज़्यादा मतदान हो सके इसके लिए बहुत कोशिशें भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से की गई, पर अफसोस ये है कि मतदान उतना अभी भी नहीं दिखाई दे रहा जितना उनकी कोशिशें थी। हालांकि ये जो चरण है ईशा जी, ईशी जी के ये पिछले चरण के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के लिए तुलनात्मक रूप में आसान वाला है। अगर हम सीट दर सीट भी बात कर लें तो भी उसकी हम बात करके दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। पर अगर पहले की बात करें तो उससे ही तुलनात्मक रूप में मैं इसे आसान मानता हूँ इनके लिए। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि प्रवक्ता इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे दोनों ही तरफ के। पर अगर हम बागपत की बात करें तो बागपत में अगर मुसीबत होती है ये अलग अलग लड़ते, अब रालोद और भाजपा साथ लड़ रहे हैं तो मोटा मोटा सा अगर हम देखते हैं तो राह बड़ी आसान सी लगती है भाजपा की, यानी कि एनडीए की। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव है, बिल्कुल, कुछ भी अप्रत्याशित हो जाता है, कभी भी हो जाता है। वहां से भी जो खबरें मिल रही हैं बहुत उत्साहजनक नहीं है, बहुत वोटर अभी नहीं निकला है। हालांकि कारण ये बताया जा रहा है कि खेतों में अभी गेहूं भी है, गन्ना भी है, तो हो सकता है वो देर में निकले। लेकिन अभी तक जो पहले वाली परंपरा रही है, सुबह लाइनें लग जाती थी। दूसरी ओर जो अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया और अंतिम मौके पर बनाया, वो भी बहुत सोच समझ कर बनाया गया है और वो थोड़ी सी दिक्कत तो पैदा कर ही रहे हैं। इस आसान सी सीट पर भी, आसान सी सीट जिसे समझा जा रहा था उस पर भी, क्योंकि उनके साथ कुछ और बिरादरियां जुड़ने के समाचार मिल रहे हैं। हालांकि जो रालोद भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान बड़े सीधे सरल प्रोफेसर रहे, निष्ठावान रहे चौधरी साहब के प्रति, पर खाटी पॉलिटिशियन नहीं है। जबकि अमरपाल शर्मा एक खाटी राजनीतिज्ञ हैं और थोड़ा सा जो रालोद और भारतीय जनता पार्टी का समन्वय है आपस में, मुझे लगता है वो भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत कर रहा है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी कि रालोद और भाजपा के लिए अपेक्षाकृत आसानी है। वो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर कोई बिल्कुल चमत्कार ना हो जाए। हो सकता है मार्जिन कम हो जाए, पर करिश्मा नहीं हुआ तो फिर ये राह आसान लगती है मुझे। बिल्कुल। आगे अगर हम चलें नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, आगे और सीटों पर हम बात करते हैं। कृष्णा पंडित जी का रुख कर लेते हैं। कृष्णा पंडित जी, देखा जाए अब साख बचाने का रिकॉर्ड और एक तरफ 400 पार का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, बेहद अहम सीटें हैं क्योंकि हर एक सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर मेरठ सीट का जिक्र किया जाए, बीजेपी प्रत्याशी अगर अरुण गोविल को उतारकर पार्टी ने इसे वीआईपी सीट बना दिया। इस सीट के सियासी समीकरण क्या कुछ देख पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। कृष्णा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आवाज जा रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि जो पिछला चुनाव था, आपने देखा होगा कि 70 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था मतदान का परसेंटेज। इस बार जो मतदान का परसेंटेज है वो कम दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोगों का रुझान है, पुल बूथ पर अब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके पीछे देखिए जागरूकता की कमी रही है। क्योंकि चाहे सत्ता दल के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उनके साथ उनका समागम बहुत कम दिखा है। नहीं तो अब तक वो परसेंटेज काफी बढ़ जाता। एक चीज और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, पर जो नए मतदाता जुड़े हैं, 35 लाख नए मतदाता हैं दूसरे चरण में, और 3.5 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो 20 और 29 साल के बीच के युवा वर्ग हैं। और इनका जो रुझान होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके के वातावरण इस समय चल रहा है और ये जिस तरीके की रुख अपनाएंगे, उसका लाभ बीजेपी को भरपूर मिलते हुए दिख रहा है। क्योंकि आप भी जान रही होंगी कि युवा वर्ग ज्यादातर सर्वे के अनुसार या बीजेपी के लगभग जिस तरीके से विपक्ष ने हवा उड़ाया कि बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के जितना दबाव बनाना चाहिए था विपक्ष द्वारा, इन पर दबाव नहीं बन पाया और ज्यादातर अट्रैक्शन जो है बीजेपी की तरफ हुआ। तो ये जो नया मतदाता है 35 लाख, ये 88 सीटों पे वो, और ये जो 3.5 करोड़ 20 से 29 साल के जो वर्ग हैं, इनका जो है बहुत बड़ा योगदान होगा सीटों को जिताने के लिए। मेरठ की बात आपने कही, तो मेरठ में जहां तक मुझे दिख रहा है कि बीजेपी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी को लाया है, और जहां राम मंदिर
जैसे राम को रूप में देखते हैं लोग, वैसे अरुण गोविल जी को देखते हैं। अरुण गोविल जी का बहुत सम्मान है भारत देश में, कोने कोने में लोग उनका सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है कि वहां बहुत ज्यादा कठिन दौर नहीं होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल। और इस बार तो आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी है, तो नल और कमल क्या कुछ खिलाएंगे, कमल किस तरीके से खिल पाएगा, ये भी बेहद लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कितना, इसको लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो दूसरे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और हर एक राजनीतिक, विपक्षी और सत्ता पक्ष लगातार इस बात का जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई सीटों से जो मतदान प्रतिशत है, यानी कि जो हॉट सीटों में से एक मानी जाती है, अगर मथुरा का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहद कम अभी तक का नजर आ रहा है। ऐसे में आखिर वो क्या वजह है, क्योंकि विपक्ष लगातार उन बेसिक मुद्दों को उठा रहा है। क्या उन मुद्दों के आधार पर जनता बूथ स्थल तक पहुंच रही है, या फिर 400 का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उस आधार पर जो लगातार अपनी योजनाएं और उन तमाम चीजों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मंचों से किया गया है, या उन मुद्दों के आधार पर जनता बूथ स्थल तक पहुंच रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम समीकरण भी यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम समीकरण जो हैं वो निर्णायक स्थिति में भी हैं, क्योंकि 2019 का अगर जिक्र किया जाए, गठबंधन आरएलडी का फायदा देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये भी क्योंकि पूरा इसी हिसाब से देखने को मिल रहा है, अगर इस पर विस्तार से चर्चा की जाए। हमारे साथ जफर नकवी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जफर नकवी जी, क्योंकि मेरठ का चाहे जिक्र करें, चाहे बुलंदशहर का, अमरोहा का, यहाँ पर क्या जीत के लिए कितना भारतीय वापस लौटते हैं, वापस रुख करेंगे। रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, राजनांदगांव गवाह है, इतिहास गवाह है। इसी राजनांदगांव लोकसभा सीट में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर सम्माननीय मोतीलाल वोरा जी लोकसभा चुनाव लड़े थे दुर्ग से आके, और दुर्ग से आने के बाद मोतीलाल वोरा जी यहाँ चुनाव लड़े राजनांदगांव में, और यहाँ की जनता ने उनको रिजेक्ट किया था, उनकी हार हुई थी। इतिहास दोहराने वाला है। फिर दुर्ग से आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वही इतिहास दोहरा रहा है। आज वो भूपेश बघेल वापस लौट के राजनांदगांव जाएंगे और राजनांदगांव की जनता संतोष पांडे को प्रचंड बहुमत के साथ 8 में 8 विधानसभा में जिताएगी, ये तय है। और ये इतिहास अपने आप को आने वाले 4 तारीख को दोहराएगा। जो वातावरण मुझे दिख रहा है बहुत साफ है, स्पष्ट है। मतदाताओं का रुझान भी, जब हमारे विधानसभा में विधायक नहीं हुआ करते थे उस समय हम यहाँ की सीट जीते हैं, और जिस समय 15 विधानसभा हम जीते थे, सिर्फ 15 विधानसभा पिछली बार, उस समय हम 9 लोकसभा सीटों में आगे रहे। और अब तो हमारे पास 54 विधायक हैं, सरकार हमारी है, योजना हमारी है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने जिन योजनाओं की शुरुआत की है उसका जबरदस्त प्रभाव भी है, और मोदी की गारंटी देश की जनता उस पर भरोसा कर रही है। और अब स्पष्ट हो गया, पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कहीं कोई शंका नहीं रहा, और अच्छे बहुमत के साथ पूरे देश का वातावरण जो दिख रहा है, और छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव में इतिहास निश्चित रूप से अपने आप को दोहराएगा। और आज मतदान के लिए मैं आया हूँ, मतदान के लिए अभी निकलूँगा। आप सबका स्वागत है। इसका कारण ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का गढ़ है, इसलिए भाजपा का गढ़ है। डॉक्टर रमन को तो पैदा किया इस क्षेत्र ने। मैं तो विधानसभा हारा हुआ व्यक्ति था, जिसको राजनांदगांव लोकसभा ने वापस
जिता के सांसद ही नहीं बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया और उसके बाद लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री के पद में बैठने का अवसर मिला। तो ये राजनांदगांव के लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया है। इसके लिए मैं राजनांदगांव के मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि रमन की पहचान यदि प्रदेश में और देश में हुई है तो राजनांदगांव के मतदाताओं के आशीर्वाद से। डिप्टी सीएम कह रहे हैं, विजय शर्मा कह रहे हैं कि रुपेश को वोट देना तो अकबर और आजाद हिम्मत को देना है, इसको आप कैसे मानेंगे? नहीं, जिस प्रकार प्रत्याशी बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए राजनांदगांव में कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि रुपेश को वोट देना अपना वोट खराब करना है। दो पूर्व मुख्यमंत्री के बीच का मुकाबला भी इसे कहा जा रहा है सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं कहीं मुकाबले में नहीं हूँ। मैं राजनांदगांव का विधायक हूँ, राजनांदगांव का प्रतिनिधि मैं करता हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे जिताया है और राजनांदगांव लोकसभा में सांसद भी था मैं 5 साल के लिए। तो राजनांदगांव की धरती का यहाँ के सभी विधानसभाओं में मेरा पूरा संपर्क है, सबके साथ आज भी संबंध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि संतोष पांडे निष्क्रिय सांसद रहे, इसलिए फायदा कांग्रेस पार्टी को है। देखिए, पूरे देश में कहीं कम ज़्यादा हो सकता है। संतोष जी की सक्रियता रही है लगातार, वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर और राजनांदगांव लोकसभा में सतत उनका प्रवास होता रहा है। और आज मगर ये चुनाव देश का एक दिशा में जा रहा है। मोदी और मोदी के नाम से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक चलिए, तो विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह को आप सुन पा रहे थे। राजनांदगांव से उन्होंने पूरी तरीके से इस बात का जिक्र किया कि इतिहास एक बार फिर से दोहराने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं राजनांदगांव से भूपेश बघेल, और भूपेश को मतदाता अगर वोट करता है तो वो वोट जाया जाएगा, इस बात का भी जिक्र किया, यानी कि जीत का पूरा दावा। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जफर नकवी जी का रुख कर लेते हैं। जफर नकवी जी, क्योंकि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं बुलंदशहर समेत, क्या लगता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि जीत हमारी ही होगी। विपक्ष के वो तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, क्या लगता है इन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मंचों से योजनाओं का जिक्र करती है? देखिए, वास्तविकता ये है कि देश की जनता अब बहुत ज्यादा सजग हो चुकी है। वो जानती है कि विपक्ष जब इनके बड़े बड़े नेता जाते हैं तो ये जाके कहते हैं कि देश का युवा नशेड़ी है, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके बड़े बड़े नेता सनातन तक पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद किसी प्रकार की क्षमा याचना नहीं होती है, बल्कि ये हठधर्मिता से उन नेताओं का समर्थन करते हैं। तो देश की जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये लोग इस टाइम बौखला चुके हैं, इनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई मिशन है, ना ये देश हित के लिए सोच रहे हैं, ये केवल राजशाही के लिए अपनी हर तरह की जितनी भी परपंच है वो लगाने की कोशिश करें। लेकिन वास्तविकता अब सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है। अभी मेरे काबिल दोस्त इंडिया गठबंधन के बोल रहे थे बड़ा दुर्भाग्य है वोटर नहीं निकल रहे। दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है कि लोग आपको वोट नहीं देना चाहते और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ये आपके लिए वास्तविकता में दुर्भाग्य तो हमने 2014 से आपको लगातार दुर्भाग्य नहीं दुर्भाग्यशील बना दिया है कि लगातार आपको 14 दिखाया, 17 दिखाया, 19 दिखाया, 22 दिखाया और 24 से उससे बदतर हालात तक पहुंचाएंगे। ये वो देश है जिसने आपको बहुत समय तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब भी सत्ता आपके हाथ में आई, अंग्रेजों की शासन नीति के हिसाब से आपने देखा देश का संचालन। भाई साहब, मैं आपको पूरा सुनूंगा, बिल्कुल इत्मीनान सुनूंगा, क्योंकि आपको वही बोलना है देश के युवा नशेड़ी, आपको वही बोलना है सनातन के खिलाफ, आपको वही बोलना है देश की महिलाओं पे टिप्पणी। आप लोगों को देश ने बहुत सुना है, बहुत समय दिया है। अब परिवारवाद और गुंडा राज से अगर बचना है इस देश को तो केवल और केवल वोट नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और आपको तीसरी बार आपको बताया जाएगा, वोटर मतदाता की शांति, मतदाता की चुप्पी भी काफी कुछ कह रही है। आनंद राय जी, आपका रुख करेंगे। कौन सी लहर, कौन सा फैक्टर इस बार जो है काम करने वाला है? ये दुर्भाग्य, पूर्व के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सौभाग्य है कि देश के नौजवान बेरोजगार वोट डालने नहीं निकलना है।
ये लोकतंत्र का कौन सा अच्छा मजाक उड़ा रहे हैं। इनके माननीय प्रधानमंत्री जी वो बार बार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, और ये कह रहे हैं कि कम वोट करिए। तो आप शायद अपना वक्तव्य भूल गए, आप शायद अपना वक्तव्य भूल गए। मैंने बताया कि देश के युवाओं को नशेड़ी कहने वाली पार्टी पे देश का युवा आपके लिए वोट नहीं करेगा। देश की महिलाओं पे अपनी टिप्पणी करने वालों पे देश का समाज वोट नहीं करेगा। सनातन के खिलाफ बोलने वालों पे देश का समाज वोट नहीं करेगा। वोट करेगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति पे करेगा। जब मतदाता जफर जी आप सुन पा रहे थे, जफर जी आप सुन पा रहे हैं, जब मतदाता घर से निकलेगा नहीं, बूथ स्थल तक जाएगा नहीं, तो वो वोट किस ओर जाएगा? सौभाग्य की बात है। कैसे काउंट जो होगा? भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति पे भरोसा करता है, जो देश पे भरोसा करता है, जो समाज पे भरोसा करता है, जो सुरक्षित हाथों भरोसा करता है, जो मोदी की गारंटी भरोसा करता है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ठीक है, और चुनाव के 6 बजे तक आनंद राय जी प्रतिशत होगा कि इनकी हवा टाइट होने वाली है। आनंद राय जी, अगर देखा जाए मेरठ से अरुण गोविल और कांग्रेस से हैं सुनीता वर्मा, यहाँ पर क्या लगता है? क्योंकि वो तमाम मुद्दे भी ऐसे हैं जो लगता है कि उन मुद्दों के आधार पर जनता बूथ स्थल तक पहुंचेगी। जीत को लेकर क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? अमरोहा और मेरठ दोनों ही सीटों का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए। देखिए, अमरोहा भी जीतेंगे, मथुरा भी जीतेंगे और मेरठ भी जीत रहे हैं हम। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वहाँ के जमीनी कार्यकर्ता हैं, वहाँ की वो नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुकी हैं सुनीता वर्मा जी, उनके पति वहां से भी MLA रहे हैं। तो वो जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अरुण गोविल जी बाहरी हैं। ये बंबई से आके चुनाव में बाहरी बनाम घर का चुनाव हो गया, और वहां की राम की छवि के रूप में आज भी लोग उनको पूजते हैं। सीट पे मैडम, सामान्य सीट पे माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी ने एक दलित उम्मीदवार उतार के ये दिखा दिया कि हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को लेकर चल रही है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बता दिया। लेकिन इनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सिर्फ मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है ना, यहाँ पर BSP का भी कैंडिडेट है, वो भी चुनौती में है, उसे कैसे टक्कर देंगे? नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी, किसी के मुंह से नहीं निकलता है कि हमने इतनी महंगाई बढ़ाई कैसे कम करेंगे, हमें इतनी बेरोजगारी बढ़ाई कैसे कम करेंगे। इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। इस पे चर्चा इस बार जनता कर रही है। इनको सत्ता से बाहर करके इनका मुंह काला करने का काम करेगी। ठीक है, पुष्पेंद्र शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, अगर इन सीटों का जिक्र किया जाए, बागपत से राजकुमार सांगवान है, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट त्रिकोणीय मुकाबला इन सीटों पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर भोला सिंह बुलंदशहर सीट से, बुलंदशहर में किस तरीके से एक देखा जाए CM योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रधानमंत्री की जो कोशिशें यहाँ पर नजर आए, और यहाँ पर जातीय समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी सारे लोगों ने बहुत सी बातें बताई और मुझे लगता है दर्शकों को बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं। पर अभी मेरे साथी जो पत्रकार थे कृष्णा पंडित जी, जो बैठे हैं हमारे साथ शायद, उन्होंने जो मेरठ के लिए कहा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले कहता हूँ, वो मुझे मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है और जो देखते हैं वो बताना मैं अपने दर्शकों को अपना दर्द समझता हूँ। उन्होंने कहा था कि अरुण गोविल को बुला के VIP सीट बन गई, ऑफकोर्स बन गई, लेकिन क्या ये आसान जीत है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है, मैंने कहा था कि दूसरा चरण उनके लिए आसान है, पर मेरठ के लिए नहीं। मेरठ में पिछली बार भी जो जीत का आंकड़ा था वो कोई बहुत खुश करने वाला नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अंतर यह है कि पहले बसपा विपक्ष में एक साथ थी, अब विपक्ष अलग लड़ रही है, लेकिन अलग लड़ते हुए भी उसने त्यागी बिरादरी के प्रत्याशी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। और ये सेलिब्रिटी आए अरुण गोविल, पर लोगों से बहुत घुल मिल नहीं पाए। तो मुझे मेरठ सीट खतरे की जद में लगती है। जो सूचनाएं सुबह से मिल रही हैं उसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुझे कहने को गुरेज नहीं, वहाँ का वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिव टू अदर प्लेसेस ज्यादा दिखाई दे रहा है।
और हापुड़ जो बहुत ज्यादा एक तरह से कंसोलिडेटेड है, वहां पर भी ज्यादा मतदान की बातें मिल रही हैं। और सुनीता वर्मा के जो हस्बैंड है योगेश वर्मा जी, वो बड़े खाटी पॉलिटिशियन है, वो हल्के नहीं है। और उन्होंने पहले भी अपनी वाइफ को मेयर का चुनाव जिताया, खुद भी वो विधायक रहे हैं। और जो आरक्षण वाला आंदोलन हुआ था 2019 का, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उनके अपना एक समर्थक है, अपना एक वोट बैंक है, खास जाटवों में, जो माया जी का कोर वोटर है। तो मुझे लगता है कि मेरठ थोड़ा खतरे में है। अमरोहा के लिए जैसा सपा प्रवक्ता कह रहे थे, मैं जीत का दावा नहीं करता, पर हाँ वो आसान सीट नहीं है। अगर आसान सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वो बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, नोएडा है, अनडाउटेडली है। मथुरा में जैसे कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कम है, तो मथुरा एक अकेली ऐसी सीट है जहां अगर सारे जाट एक ही तरफ हो जाए तो फिर उनको कोई हरा नहीं सकता। तो मुझे लगता है वो खेती किसानी वाले लोग हैं और हो सकता है देर में वहां पर वोटिंग हो जाए। तो मुझे वो भी सीट बहुत खतरे में नहीं लगती। फतेहपुर सीकरी में चुनाव काफी रोचक सुनाई दे रहा है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहता था, साझा करना चाहता था। मुझे लगता है कि मेरठ की सीट थोड़ी सी खतरे की जद में है। अमरोहा पर मुकाबला है, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत मुझे लगता है कि आसान है। मेरठ सीट में देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है बीएसपी ने। तो यहाँ पर त्यागी देखा जाए क्या जातीय समीकरण, जो जातीय फैक्टर है, उस आधार पर मतदाता बूथ स्थल तक वो जन समर्थन प्रत्याशियों को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोशिशें जो हैं बीएसपी की तरफ से दिखाई दे रही हैं। देखिए, हमारा लोकतंत्र इतना मैच्योर हो गया, इतने परिपक्व हो गया। बहुत बार कोशिशें की जाती हैं कि मुद्दों पर हो, विकास की बातें हो, शिक्षा कोर इशू बन जाए, लेकिन शिक्षा कभी कोर मुद्दा नहीं बनता। बहुत सी बातें ऐसी हैं। अभी भी हम जातियों पे जाके चुनाव करते हैं, लड़ते हैं। और जो कैंडिडेट भी उसी आधार पर उतारे जाते हैं, चुनावी मैदान में प्रत्याशी भी उसी आधार से उतारे जाते हैं, क्योंकि हमें जाति आधार पर वोट बैंक हासिल करना है। त्यागियों के मतलब का बड़ा हिस्सा देवव्रत त्यागी ले जाएंगे। और त्यागी किसके कोर वोटर थे? त्यागी कोर वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल। तो कठिनाई किसकी बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी की। यही मैं अपने मित्र जो कृष्ण जी कह रहे थे उनसे मैं डिसएग्री कर रहा था, इसलिए मुझे लगा मैं ये बातें दर्शकों को तस्वीर हम साफ कर दें, इसलिए मुझे लगा मैं ये बातें कह दूं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही बुलंदशहर सीट देखा जाए, पिछली बार कुछ सीटें ऐसी रहीं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो उन सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिशें की है, आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है। और अब इस गठबंधन का कितना फायदा, क्योंकि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी, बुलंदशहर अगर सीट का जिक्र किया जाए, यहाँ पर हमारे साथ कृष्णा पंडित जी जुड़े हुए हैं। कृष्णा पंडित जी, बुलंदशहर सीट का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो क्या कुछ जातीय समीकरण, क्योंकि यहाँ पर किसान है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो किस आधार पर, किस प्रत्याशी को ये जन समर्थन जाएगा? क्योंकि बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह है, भोला सिंह को क्या ये मात दे पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस से शिवराम वाल्मीकि हैं और गिरीश चंद्र हैं बीएसपी से प्रत्याशी। त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, और मेरठ के संदर्भ में भी मैंने ये कहा था कि देखिए, यूपी में जो जातीय समीकरण है, जिसने जातीय समीकरणों को साठ लिया, उसी की सरकार बनती है। ज्यादातर कहावत कही गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जिसके जाट उसी की ठाट, मतलब जाट जिसकी तरफ हुए। देखिए, भाजपा को ये पता है कि मुस्लिम वोटर उसकी तरफ कितनी आ रहे हैं। हाँ। मेरठ में अभी हमारे पत्रकार साथी ने सबको बताया जिस तरीके से। मेरा ये मानना है कई ऐसे चुनाव होते हैं जहां बड़े बड़े स्टारों को उतारा जाता है। ये पूरा चुनाव मोदी और योगी की गारंटी पे हो रहा है। आप देखिए, एक स्टार प्रचारक के रूप में, एक स्टार के रूप में अरुण गोविल जी एक चेहरा है, ऐसा कोई नहीं जो उनको न जानता हो। गारंटी तो विपक्ष भी दे रहा है, राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन किसकी गारंटी पे किसको भरोसा होगा? वो कहीं न कहीं जनता भरोसा कैसे करेगी? देखिए, यदि सही से आंकड़ों पे जाएं तो हमें लगता है कि 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कभी जनता के बीच गए नहीं। ज्यादातर लोग यहाँ से वहां से और तो और मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर ही रोटियां सेक रहे हैं और राजनीति में चमका रहे हैं ज्यादातर नेता। क्योंकि अब उनके अगर क्षेत्रों में चले जाएं तो पता चला नेताजी कई साल से हमारे क्षेत्र में आए नहीं है। तो
कहीं न कहीं मोदी की गारंटी लोगों को भा रही है। और जो अरुण गोविल हो या जो इस समय जो जातीय समीकरण का जो भाजपा ने एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर वोटर को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि उस रास्ते पर वोटर जा रहा है और भाजपा की तरफ रुझान हम लोग को दिख रही है। या बुलंदशहर पिछले 8 सीटों में पिछली बार भाजपा ने 7 पे कब्जा किया था ध्यान से, और इस बार जो परसेंटेज कम रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास भाजपा बहुत तेजी से की है। और अभी जो युवा वर्ग हैं, जो जिनको ये बता नहीं पाए कि बेरोजगारी का कारण क्या था, महंगाई का कारण क्या था, विपक्ष वो मुद्दों को उनका पहुंचा नहीं पाया, इस मुद्दे को कोर मुद्दा बना नहीं पाया, इसका प्रभाव न होने के कारण भी भाजपा को लाभ मिलता दिख रहा है। बिल्कुल। आनंद राय जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियां मुद्दे तो उठा रही हैं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे, लेकिन वो मुद्दे आम नागरिक या जनता के दिल में कैसे वो घर कर पाएंगे या उसके आधार पर जनता बूथ स्थल तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही पीडीए की साइकिल क्या रफ्तार भर पाएगी, क्योंकि वो तमाम गारंटियों का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से भी किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से किया गया है, तो कौन सा फैक्टर कारगर सिद्ध होने वाला है? अब देखिए, महंगाई और बेरोजगारी तो घर घर में है, ये तो जनता के बीच पहुंचाने वाला मुद्दा नहीं है, ये तो लोग महसूस करने वाला मुद्दा है। सभी को आर्थिक स्थिति अपनी पता है, दाल अरहर की दाल का रेट सबको पता है, तो ये महंगाई बता घर पे बताने वाली चीज नहीं है। ये माननीय पूर्व के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जनता तक नहीं पहुंचा पाए। आपको महंगाई नहीं लग रही है? इस देश में क्या महंगाई नहीं है? क्या देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? नौजवान आत्महत्याएं नहीं कर रहा है? तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जनता के बीच पहुंचाए नहीं जाते हैं। खुद में खुद जनता महसूस कर रही है। और मैं बता देना चाहता हूं, प्रमुख मुद्दा महंगाई बेरोजगारी ही है। इन नौजवान इस बार सरकार बदलने के मूड में है, और मैं बता रहा हूं 8 सीटों पे द्वितीय चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। चलिए, जीत का दावा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दूसरे चरण का जो रण है वो शुरू हो चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना और रीवा और होशंगाबाद में मतदान की प्रक्रिया जारी है। देखा टेज सामने आ रहा है, ये जरूर सवाल उठा रहा है कि आखिर मतदाताओं ने चुप्पी क्यों साधी है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी लेते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, और आखिर किसके सिर सजेगा ताज, क्योंकि कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। ये 4 जून को ही स्पष्ट हो सकेगा। इसी के साथ चुनावी माहौल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।